माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस का एक फैसला आया जिसको लेकर के देश भर में काफ़ी जिस पे बातें हो रही हैं। तो हमें भी लगा, रिपब्लिक हिंदुस्तान को भी लगा कि हम बातें करें। तो अब इन पर बातें करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। माधुरी सिंह जी के हैं और एक और अधिवक्ता हैं जो खुद अपना रमेश उपाध्याय जी हैं, और हमेशा की तरह हमारे चैनल में रितु पटेल जी जो कि एडवोकेट हैं, हमेशा बनी रहती हैं और बेबाकी अपनी बात रखती हैं। इनके साथ हम चर्चा करेंगे कितना सही है कितना गलत है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, हर तरफ से जस्टिस जी के खिलाफ लोग नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। तो हम जानेंगे, सबसे पहले सीनियर एडवोकेट हैं माधुरी सिंह जी, उनका क्या पक्ष है। तो मैम आप बताइए दर्शकों को, आप किस तरीके से इस केस को देखती हैं। देखिए, आज हमारे समाज में सोशल मीडिया जितना एक्टिव है कि आदमी सो करके उठता है और सबसे पहले मोबाइल को खोल लेता है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में क्या हो रहा है। और जब मैंने भी इसको खोला और देखा तो जिस तरह से इस निर्णय में जिस तरह से वाक्यों का प्रयोग किया गया है, वह देख करके मन बड़ा दुखी हुआ और आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग खुले निर्णय में कैसे आ सकता है। चाहे वो निर्णय जितना भी सही हो, हम निर्णय पर नहीं जा रहे हैं अभी, चाहे वो निर्णय जितना भी सही हो या गलत हो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ना हम उसको सही कह रहे हैं ना हम उसको गलत कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जो वाक्य मैंने पढ़ा कि जैसे नाबालिग बच्चियों के उनके स्पेशल अंगों को या उनके प्राइवेट अंगों को छूना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, या उनके पैजामी का नाड़ा खोल बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, या उनके पैजामी का नाड़ा खोल देना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, मैं मानती हूँ, क्योंकि बलात्कार की श्रेणी में आने के लिए कार्य का दंड होना जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको बोलने से, इसको कहने से जितने भी दुष्कर्मी होंगे वो महिलाओं के नाड़ा खोलते रहेंगे, उनके प्राइवेट अंगों को छूते रहेंगे, क्योंकि इसका तो कुछ होना ही नहीं है। तो हमारे समाज में जो निर्णय आते हैं वो समाज के दर्पण होते हैं, उससे समाज अच्छा या बुरा बनता है, समाज उन रास्तों पे चलता है। तो निर्णय देने से पहले अपने शब्दों को बड़ा सोच करके समझ करके लिखना होगा, क्योंकि इससे महिलाएं बच्चियां जितनी आहत हुई हैं कि उनके अंगों का कोई मतलब ही नहीं है, उसे चाहे जो भी छू ले कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस निर्णय में इस जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, निर्णय होते उसको एक छिपे उस पे होता कि ठीक है ये निर्णय हुआ, इसमें इस कार्य का दंड होना नहीं पाया गया, लिहाजा 376 में नहीं होता। अब इसको फॉर एग्जांपल आप ये देख लेते हैं कि जैसे हम काला चश्मा पहन लेते हैं, और काला चश्मा पहन करके चाहे हम समाज में जितनी भी शरारतें कर लें, चाहे जितनी भी महिलाओं को घूर लें, उस महिला को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर खुली नेकेट से वही शरारत हम करें तो कोई भी महिला नहीं बर्दाश्त करेगी, कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये खुले नेकेट आँखों से ये जो बात लिखी गई है बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ कि हमारे समाज के निर्णय इस तरह से, न्यायालयों के निर्णय जब आएंगे तो हम महिलाएं तो आहत होंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट का माधुरी जी एक पॉक्सो को लेकर के बयान था, सुप्रीम कोर्ट ने ये पारित किया कि ये कहा कि जो पीड़िता है अगर उसको इस तरीके से छुआ जाता है या जो भी नाड़ा खोलने की बात हाईकोर्ट ने की, ये बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा, ये पॉक्सो का नियम है। इस पे आप क्या कहेंगे। ठीक है, मैं कह तो रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, वो पॉक्सो में नहीं आएगा। बलात्कार में जो नाड़ा खोलना, मैंने कहा कि बलात्कार होने के लिए पॉक्सो में बलात्कार में आता है ये नहीं आता, नहीं आता। बलात्कार होने के लिए कार्य का दंड होना जरूरी है। जैसे मर्डर होने के लिए उसको गोली लगना, मर जाना, या जरा सा वो कुछ ऐसा ना किया होता तो वो मर ही जाता, तो कार्य का दंड होना जरूरी है। इस हिसाब से एक बात बताइए कि मैंने आपका मर्डर किया, मर्डर नहीं सफल हो पाया, तो ठीक है, मर्डर का केस क्यों बना, आप तो बच गई। नहीं, हम ये भी तो हो सकता है। नहीं, हम मर्डर वहीं मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मर्डर के केस में गोली आपने अपना काम कर दिया, गोली आपने चला दिया, और हम अगर यथा स्थिति होते तो मर्डर हो जाता। हमने सिर्फ यूं कर लिया और गोली निकल गई, तो मर्डर आपने अपना काम कर दिया,
इसी तरह 376 में भी है कि आप द्वारा वह काम किया जाना। आप फैसले का स्वागत करती हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो माधुरी सिंह का क्या स्टैंड है इस हाई कोर्ट के? नहीं, मैं इस फैसले का स्वागत नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे फैसले अगर आते रहे और ऐसे शब्दों का फैसलों में प्रयोग होते रहे और मीडिया पे ऐसे फैसले दिखाए जाते रहे तो समाज में हम महिलाएं तो बहुत आहत होंगे और बच्चियाँ तो हमारी जो कि बिल्कुल असुरक्षित होंगी, क्योंकि उनको तो मालूम है कि हमारे पार्ट्स को छुए जाएंगे तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, हम इसके जो है स्वागत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ उपाध्याय जी भी हैं। कुछ उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि हम जब उदाहरण की बात करते हैं तो हमें फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है। और जैसे एक फ़िल्म आई थी, इम्तियाज़ अली की फ़िल्म थी हाईवे, और उसमें अभिनेत्री ये कहती, आलिया भट्ट थी, उनका अभिनय था। वे कहती हैं कि मैं कहाँ जाऊँगी मुझे नहीं पता, कहाँ से आई हूँ मैं नहीं जानती, लेकिन ये मंजिल में मज़ा बहुत आ रहा है। उनके पीछे एक कांड जुड़ा रहता है कि उनका एक चचा अंकल रहता है, चॉकलेट के बहाने कुकृत्य करता है उसके साथ। ऐसी ऐसी घटनाएँ देश में होती हैं। इस जजमेंट से उपाध्याय जी क्या इम्पैक्ट जाएगा, आप किस तरह देखते हैं? अभी वरिष्ठ अधिवक्ता आपके चैनल से माधुरी सिंह जी बोल रही थी। देखिए, जो विधि का निर्माण हुआ है वह जो वर्तमान में विधि चल रही है वो रास्को पाउंड के सिद्धांत से चलती है, जिसको कि सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत कहा जाता है, जिसको सोशलॉजिकल, कि कहीं नाबालिग के साथ किसी तरह का अगर अवैध या गलत संबंध कोई स्थापित करने की कोशिश करता है तो उस पर यह जरूर है कि जिस तरह का वो करेगा अत्याचार उसी तरह का उस पर धारा लगेगा। इस केस में सत्य है कि 376 नहीं बनता है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि 354 नहीं बनता है। 354 बनता है, पास्को अधिनियम का एक्ट बनता है। तो जो अखबार से लेकर के मीडिया पर जो न्यूज आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि हमारे हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो पूरा व्यक्ति को जिसे वो कर दिए हैं, रिलीफ दे दिए कि इस तरह का घटना करना जो है कोई जिसे मुकदमे की स्थिति में नहीं है, अर्थात किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार करे, कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करे या किसी छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करे तो यह दुर्व्यवहार भी नहीं माना जाएगा। उस बलात्कार 376 के मामले में निर्णय देने में ये हुआ। 376 बने न बने की बात नहीं। जज साहब जितना बढ़िया से लिखते, अगर इसको भी लिखते हुए लिखते कि नाबालिग लड़की थी और उसके साथ जो अत्याचार किया गया, हाई कोर्ट के पास असीम पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उन धाराओं में इन पर तत्काल कार्रवाई करके इनको जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह से अत्याचार नाड़ा खोलने का हुआ है। हम भी मानते हैं कि 376 नहीं हुआ है। और जो भी लॉ का विद्यार्थी है, हम लोग तो लॉ के विद्यार्थी प्रत्येक दिन रहते हैं क्योंकि रोज़ सीखते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि यह 376 का मामला इसमें नहीं बनता। लेकिन अन्य जो पोजीशन है लड़की के साथ अत्याचार से लेकर के सारे घटनाक्रमों का, उन पर तो वो बनता है, क्योंकि नाबालिग का मुकदमा जो है बराबर उसके माता पिता कराते हैं, और माता पिता या जो बालिग रहता है वो कराता है, भाई कराए, जो भी बालिग रहेगा वो कराएगा। और उस स्थिति में फिर पुनः जो है नाबालिग आकर के बयान देती है तो उस पीड़िता के बयान को भी दरकिनार करके अपने निर्णय में लिख देना कि 376 नहीं बनता है, इसलिए कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, यह उचित नहीं है। जज साहब को डायरेक्शन देना चाहिए था लोअर कोर्ट को कि आप ऐसे मामले को संवेदनशीलता के आधार पर ध्यान में रखते हुए, ये नाबालिग लड़की के साथ हुआ है तो पास्को में भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का पहले से भी ये आदेश है कि जब पास्को की लड़की रहेगी, पास्को अधिनियम के अंतर्गत, तो जो उसके साथ जिस तरह से घटना की गई है उस तरह से उसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि पास्को में जो आदमी फंसता है उसको तुरंत बेल नहीं होता, तत्कालिक रूप से जमानत देने की बात नहीं, क्योंकि वो बोलने की, कहने की क्षमता नहीं रखती, अपनी बात कह नहीं सकती न्यायालय के समक्ष, उसकी बात दूसरा कोई कहता है। तो इस कंडीशन में यह जो समाज में जो संदेश गया है इस निर्णय से वह बड़ा ही गलत गया है और इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के निर्णय जो है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, उसे यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो निर्णय दे रहे हैं वह समाज के अनुकूल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या उसका समाज पर इफेक्ट पड़ रहा है। हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माताएँ हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं, उस सबके प्रति जो है यह निर्णय जो है कहीं ना कहीं से उनको ये साबित करता है कि यह निर्णय जो है गलत है, क्योंकि इसका संदेश और इफेक्ट समाज पर गलत जाता है। ऋतु जी, हम उस देश में रहते हैं जहाँ महिलाओं को, लड़कियों को घूरने पे भी एक धारा लग जाती है, कोई नियम है कोर्ट का। इस समय ऐसा मैसेज दिया जाना कहाँ तक उचित है जो अभी हुआ है?
कि गलत स्थान को छूना या फिर नाड़ा खोल, इस तरह की भाषा जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट लेना पड़ता है। तो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग हुआ अब कितना असर डालेगा, क्या इम्पैक्ट जाएगा समाज में? देखा जाए तो सबसे पहले मैं एडवोकेट होने की दृष्टि से नहीं, मैं एक लड़की होने की दृष्टि से देखती हूँ। आज की डेट में महिला अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसको हम समझ भी नहीं पा रहे थे। उसी दौरान इस तरीके के हाई कोर्ट का जजमेंट आना ये शर्मसार करने वाली है। मैं मानती हूँ कि उस बच्ची के साथ जैसे उस वर्णन में आपने देखा, उन्होंने कहा कि भाई नाड़ा खोलना और निजी पार्ट्स को छूना ये 376 की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, 376 की श्रेणी में नहीं आता, पर जब समाज में इस तरीके का संदेश जाएगा तो वो बहुत गलत तरीके का संदेश है। कोई भी अपराधी आज महिलाओं को गलत तरीके से छूने, नाड़ा खोलने से नहीं डरेगा। उसको पता है कि मुझे इस तरीके के न्याय मिलेंगे। इसलिए आज की डेट में देखा जाए तो यह पूर्णतया समाज में गलत संदेश जा रहा है। और नाड़ा खोलना, निजी अंगों का शब्द ये एक तरीके से देखा जाए तो ये शब्दों का चयन जो था, एक जस्टिस से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। वो जस्टिस हैं, न्याय देने के लिए बैठे हैं। महिला अपराध इतना बढ़ रहा है, उसी बीच इस तरीके का जजमेंट देना कहाँ तक उचित है? ये पूर्णतः गलत है। कई जगह मैं तो ये भी पढ़ रहा था कि रेप का हुआ किसी महिला के साथ, तो कोर्ट ने याद सुना दिया कि दोनों लोग आपस में सुलह कर लो और शादी कर लो। देखिए, सुलह और शादी कभी कभी होता है कि भाई कोई एक साथ रहता है, कंसेंट रहता है, तो कभी कभी देखिए मैं ये कहूँगी 376 के केसेस में कई बार लड़कियां सोचती हैं हम इसी पे रहते हैं, इसी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे से आगे नहीं भटकते हैं। पूरे देश में इस बयान को लेकर के कड़ी निंदा करी। मुझे तो नहीं मिले सोशल मीडिया में, मैं लगातार देख रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ, मुझे तो आलोचक ही दिख रहे हैं आज। बिल्कुल, इसकी मैं पूर्णतः इस करती हूँ, पूर्णतः विरोध करती हूँ, क्योंकि इस तरीके का जो संदेश जाएगा वो समाज के लिए बहुत गलत संदेश जाएगा। महिलाओं से अपराध इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसी दौरान मैंने पहले भी बोला कि अपराध के लिए इस तरीके का न्याय मिलना, कोई भी लड़की कहीं भी थाना और न्यायालय जाने से पहले उसके माता पिता पहले ही रोक देंगे इस तरीके के निर्णय सुन के। ये क्या है? ये निर्णय है। और वहाँ न्यायपालिका जहाँ पे हम लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, आज की डेट में 100 में से मैंने कहा 80% लड़कियाँ ही जा पाती हैं, क्योंकि उनको इतने सवालों से घेर दिया जाता है कि वो चाहती हैं कि इससे अच्छा मैं न जाऊँ। और एक लड़की जब समाज में कोई उसको गलत तरीके से देखता ही है, उसी समय उसकी लाज जो होती है वो शर्मसार हो जाती है। क्योंकि एक लड़की का निजी अंग, प्राइवेट नाड़ा खोलना, अगर किसी समाज में 20 समाज में किसी लड़की का नाड़ा खोल दिया जाए, आज समझ रहे किस तरीके का अपराध है। 354 A, B, C, D सबके लिए ठीक है। आपने हो सकता है इस अपराध में 164 चार्जशीट में लड़की कभी कभी डर के मारे, कभी कभी होता है कि लड़कियां खुल के नहीं बोल सकती पुलिस के सामने, इसलिए हमारे 161 के बयान को नहीं माना जाता। पर लड़की जब जाती है 164 का बयान देती है तो वो अपनी पूरी बातों को रखी हो और उसने बताया हो कि मेरा सिर्फ नाड़ा ही नहीं, मेरे साथ ये भी कृत्य हुआ। इस जजमेंट को जिस तरीके से देखा जा रहा है, 164 भी इसमें 164 का भी विवरण होना चाहिए था कि लड़की ने क्या बयान दिया, पर सामाजिक रूप से इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो सकता है उस बच्ची के साथ सच में 376 हुआ हो और इस तरीके का निर्णय आया हो। मैं इस बात को भी एक तरीके से समाज में देखना चाहूँगी। क्या 164 में बच्ची ने ये कहा कि मेरे साथ ये सिर्फ नाड़ा ही नहीं, यौन उत्पीड़न भी हुआ? उपाध्याय जी, एक बात बताइए, समाज में क्या इम्पैक्ट जाएगा? इसका समाज में बहुत भारी गलत संदेश जा रहा है। उस जस्टिस सब बहुत बड़ा, जस्टिस का मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, उसके फैसले का तो हर कोई आदर करेगा, माननीय उच्च न्यायालय है, सबका अपना। हालांकि अदालत ने ही हमें ये राइट्स दिए कि हम समीक्षा कर सकते हैं उनके फैसलों को लेकर के, यह हमें अधिकार है, तो हम तो इस पर बात करेंगे। न्यायालय हो चाहे कोई भी, अगर फैसला देगा, आदेश देगा, तो उसकी व्याख्या होगी, उसका निर्वचन होगा और उस पर जो विचारें आएगी। अब ये विचार हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि क्या यह समाज पर प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है। तो यह समाज पर जब खराब असर डालने वाला अगर निर्णय है तो निश्चित रूप से जो है वह खराब है। कभी कभी इस तरह की घटनाएं भी होती है समाज में, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि घटना घटी 376 की, लेकिन पुलिस मेडिकल नहीं कराई किसी दबाव में। कौन सा दबाव रोकती है पुलिस को? पुलिस को ही काम है 300 मेडिकल कराना, अब पुलिस का ही कार्य है 164 कराना। जिसे नाड़ा खोलने के सवाल पर भी
164 कराना पुलिस का ही कार्य है और मेडिकल कराना भी पुलिस का कार्य है। अगर इस तरह की घटना घटती है तो कभी कभी इस तरह के दबाव आ जाते हैं सरकारी एजेंसी के माध्यम से, कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिसके चलते बहुत सारे मामलों में 376 होने के बावजूद भी 354 लिख लिया जाता है और उसमें जो है पास्को दिखा दिया जाता है कि लड़की का मामला है। अब उसका बयान, लड़की का बयान जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाए चाहे ना माना जाए, लेकिन पास्को अधिनियम इसीलिए बना कि अगर 164 भी बयान अगर वो सही नहीं देती है, नहीं भी बताती है, तब पर भी उसके साथ अगर छेड़छाड़ की घटना की गई है तो उसको पास्को के ही अधिनियम देखते हुए उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि उस एक नाबालिग के साथ हुआ। नाबालिग का एक राइट देते हुए एक पास्को अधिनियम बनाया, उससे इतर जो जाने की बात नहीं है। तो इसमें 376 दिखा करके पास्को को समाप्त कर दिया जाए या 354 न लगाने की बात कर दी जाए, यह उचित नहीं है। इसमें सिर्फ उचित इतने हैं कि जो दोषी हैं, जितना तक साक्ष्य आया है, हम लोग तो साक्ष्य के आधार पर देखते हैं, उस साक्ष्य के आधार पर भी, इस निर्णय के आधार पर भी ऐसा लगता है कि नाड़ा खोला गया है उस नाबालिग का, तो नाड़ा खोला गया है तो उस जितना उस पर दंड बनता है उस दंड को देते हुए भी निर्धारित करना चाहिए था कि ये उस अभियुक्त को दंड जो है दिया जा रहा और 376 का दंड में घटोतरी किया जा रहा है, इतना वो करने के अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त अगर बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, हम माधुरी जी से भी जानेंगे कि समाज में क्या इम्पैक्ट जाएगा, वो सब तो अपनी अपनी जगह है। एज ए वकील आप भूल जाइए, एक माँ के रूप में आप सोचिए किस तरह देखती हैं। देखिए, इसको हम 2 पार्ट कर देते हैं। 5 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप वकील हैं। ठीक, देखिए हम इसको 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में सबसे पहला पार्ट कि वो नाबालिग है और नाबालिग 18 से नीचे यानी 17-16 भी हो सकती है, 2-4 साल की भी हो सकती है। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए कि अगर लड़की बहुत नाबालिग थी और उसके अंदर यह सेंस नहीं था कि मेरा नाड़ा खोलने के बाद क्या होगा, मेरे प्राइवेट अंगों को छूने के बाद इस आदमी को रसास्वादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर उस लड़की को यह ज्ञान नहीं है तो इट मीन्स उस आदमी को पूरा मज़ा आया। किसी के अंगों को छूने के बाद जो मज़ा आता है उसको उसने पूरा मज़ा लिया, और उसके नाड़ा खोलने के बाद जो उसको करना था ये वो इंटेंशन बना चुका था। और इसको दूसरा पार्ट में देखते हैं कि अगर लड़की बालिग होने में कुछ बाकी थी और उसको पता था कि मेरे अंगों को छूने के बाद क्या होगा, मेरा नाड़ा खोलने के बाद ये क्या करेगा, तो जब उसके अंगों को छुआ होगा तो मानसिक पीड़ा से गुजरी होगी, उसे भय आया होगा कि हे भगवान मुझे बचाओ, अरे कोई आ जाओ, या वो चिल्लाई होगी। और जब उसका नाड़ा खोलने का सेकंड पार्ट जब उसने अदा किया होगा तो और भय के मारे वो सोची होगी कि अब तो मेरा जीना मर जाना ही बेहतर होगा, इस जी का क्या करूँगी। यानी उसने पूरी पीड़ा को सहा। एक केवल क्रिया का न होना ये कोई ये नहीं है कि किसी आदमी को अपराध से आप मुक्ति दे देंगे। अगर वहाँ पर लोग ना आ गए होते या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ न बनी होती तो वह उस कार्य को भी कर डालता, क्योंकि इंटेंशन उसका था ऐसा करने का। तो कोर्ट को, जस्टिस को यह देखना पड़ेगा, एक कोई भी फैसला लिखते वक्त उसको एक महिला के रूप में देखना पड़ेगा। एक काउंटर करूंगा आपको। माधुरी जी एक बात बताइए, महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह के निर्णय आते रहेंगे, इस निर्णय को छोड़ दीजिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, आप मानती हैं कि नहीं? महिलाएं सुरक्षित और असुरक्षित ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है महिलाएं? नहीं, महिलाएं जो है, जिस एक बाप उसको सुरक्षा देता है, एक भाई उसको घर से स्कूल पहुंचाता है, तो वहीं पर आदमी से सुरक्षित है। और एक की भी तो नहीं, मैं बता रही हूँ कि देखिए ये प्रश्न नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित, महिलाएं असुरक्षित नहीं हैं। अच्छा। बहुत सुरक्षित भी नहीं है, बहुत असुरक्षित भी नहीं, क्योंकि एक आदमी जब मारने आता है तो दूसरा भाई या बाप बन करके बचाने आता है। अगर ऐसा ना होता तो हम महिलाएं बाहर नहीं आते। लेकिन हाँ, यह कि महिलाएं दबी हुई थीं, जिस रेशियो में उनको ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि जैसे पुरुष इस धरती का भोग कर रहा है, महिलाएं भी इस धरती का भोग करें, ऐसा वो नहीं कर पा रही हैं, चाहे जो भी रीजन हो। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं आ रही हैं और हमारी सुरक्षा जो है, आदमी ही भक्षक है और आदमी ही हमारा रक्षक है। तो हम इस पॉइंट पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो है आदमियों का बड़ा सपोर्ट मिला है। और इस कचहरी में जो मैंने झंडे फहराए हैं, यहाँ के बाबुओं ने मेरा सपोर्ट किया है, यहाँ के अधिकारियों ने किया है, यहाँ के वकीलों ने किया है, जो मेरे बगल में रमेश भैया बैठे हैं,
इनसे मैं कोई बात कहती हूँ तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आदमी केवल भक्षक ही है, आदमी रक्षक भी है। तो ये मैं किसी के खिलाफ़ नहीं जा सकती हूँ कि महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाएं अगर असुरक्षित हैं, क्योंकि ये एक नेचर बना हुआ है कि एक पुरुष और एक महिला मिल करके ही कोई जी चीज़ करते हैं। हम एक दो सवाल और लेते हैं और ऋतु पटेल जी से ही लेते हैं सवाल, क्योंकि आधुनिक विचारधारा की हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाती होंगी। वकील हैं आप, तो एक होता इम्पैक्ट अलग बनता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप भी सड़क पे चलती होंगी, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं ऋतु जी सड़क पे एक वकील की ड्रेस में जब नहीं होती हैं? बड़ा ही अजीब सा सवाल है ये प्रश्न आपने जो पूछा। वकील, मैं चाहे वकील की बात करूं, चाहे डॉक्टर्स की बात करूं, चाहे मैं पुलिस वाले की बात करूं, मैं सारी पुरुषों को नहीं कहती। यदि महिलाएं सुरक्षित हैं, डॉक्टर जो कि कोलकाता, मथुरा या आगरा जो ट्रेन में हादसा हुआ पुलिस वाली के साथ, छोटी छोटी ट्रेन में हुआ भी